हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं आज। ठीक है, क्या सेकंड ऑर्डर आरएलसी का पोर्शन कंप्लीट हो गया क्या सर? नहीं हुआ, काफी कुछ बचा हुआ उसके अंदर पढ़ने का। लेकिन अभी तक जितना पढ़ा उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो उससे कैसा क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन आज देखेंगे स्पेसिफिकली। आपको क्वेश्चन कराऊंगा मुंबई यूनिवर्सिटी का, बहुत ही बढ़िया सा एक शानदार सा क्वेश्चन है। सेशन के लास्ट के आसपास वो क्वेश्चन आएगा, बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो एकदम ज्यादा ध्यान से फोकस करके हमको सॉल्व करना है। सभी के अंदर कुछ यूनिक वैरायटी है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन उस वैरायटी का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको आज बना के देखेंगे और चीजों को समझते जाएंगे कि आरएलसी कैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले दिनों में आपको मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो चलिए बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आरएलसी सेकंड ऑर्डर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आरएलसी का एनालिसिस देख रहे हैं और अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है जिसमें मैंने आपको डैम्पिंग की कंडीशन बताया, डैम्पिंग फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की क्या कंडीशन होती है, ये सारा कुछ है ना। S1 S2 के फॉर्म में रूट्स का कैलकुलेशन हो या एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं हम लोग, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। इसको अप्लाई करेंगे आज क्वेश्चंस के माध्यम से। पहला क्वेश्चन बिना देरी किए लेकर के आता हूं आप सभी के लिए। अगेन जैसा मैंने आपको बोला यूनिवर्सिटी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही लिया हुआ सवाल है ये, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो उसी से मैंने कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाया हुआ ये क्वेश्चन, जिसमें कि सर्किट डायग्राम में बोलता है कि आर, एल और सी ये तीन सर्किट एलिमेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये सर्किट जो है ये अनएनर्जाइज्ड कंडीशन का सर्किट है। अब देखते हैं क्या सीन है इसमें। इन द गिवन फिगर इफ R is of 40 ohms, L is of 4 Henry and C is of 1/4 farad, calculate the characteristic root of the circuit। क्या पूछा? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द सर्किट। कैरेक्टरिस्टिक रूट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे K1 K2 या S1 S2, बुक के हिसाब से चलोगे तो S1 S2 के फॉर्म में लिखा रहता है, वैसे ही बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वो चीज ये पूछा है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। देन उसके बाद बोलता है कि ऑल्सो स्टेट वेदर द नेचुरल रिस्पॉन्स इज ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड या क्रिटिकली डैम्ड। चलिए इसका आंसर तो सबसे पहले दे सकते हो आप। भाई नेचुरल रिस्पॉन्स की कंडीशन हमको सबको पता है ना कि अगर हमारी अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या चीज था याद करिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट। पिछली क्लास में बताया हुआ था मैंने आपको, अल्फा वाज डैम्पिंग कोफिशिएंट, R/2L के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बनता था। दूसरा चीज नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, ओमेगा नॉट की। ओमेगा नॉट जो था दैट इज इक्वल टू 1/√LC, रेडियंस पर सेकंड, इसके यूनिट। ठीक है भाई, तो अगर सपोज कर लो कि हमको इस तीनों में से डैम्पिंग कंडीशन ढूंढनी है तो हमको अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन होगा देख लेते हैं ना। अभी इसका आधा सोल्यूशन तो चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जल्दी से। अगर सिर्फ इतना ही पोर्शन पूछा होता ना, कॉम्पिटिटिव में आपको यही पूछा रहता है नॉर्मली, तो आसानी से आप बता लोगे। कैसे बताओगे? देखो, अल्फा क्या होता है, R/2L होता है। ठीक है, और ओमेगा नॉट क्या होता है, इट इज 1/√LC। दोनों फाइंड कर लीजिए आप। R कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 2 × 4 दैट इज 5 है ना, 8 5 40 एंड दिस इज 1/√LC, √4 × 1/4 कैंसिल आउट कर लो, 1 √1 यानी बाहर आ गया 1। तो देख के क्या समझ में आ रहा है हमको? देखते ही यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। मिल गया ये कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बताइए? ओवरडैम्प की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पे? अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। भाई ओवरडैम्प्ड है ना सर। मिल गया आंसर आपको। अभी इसको थोड़ा फेयर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो स्टेप बाय स्टेप हमको प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए। डन, समझ जाएंगे बस। बिल्कुल आसान तरीका है यार, बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, चीजें इजी रहेंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स। सो कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले कि अल्फा इज इक्वल टू R/2L हो गया, जिसकी वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया 5 ohms, सॉरी नॉट ohms, 5 एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट दैट इज 1/√LC। इसमें भी वैल्यू पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 1 की आ गई। ठीक है, नाउ कैलकुलेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। फॉर्मूला याद करिएगा,
कैरेक्टरिस्टिक रूट्स S1 एंड S2 या K1 एंड K2 जो भी आप इसको बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अगर हमको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है S1 या 2 जो भी आप फाइंड करो, इट इज गिवन एज माइनस ऑफ अल्फा माइनस R/2L लिखे थे ना एक्सप्रेशन में, बस वैसे प्लस माइनस अंडर रूट R/2L का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर यानी कि 1/LC। ठीक है, अंडर रूट के फॉर्म में यही एक्सप्रेशन है हमारा। इसमें जरा वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या आ रहा है। तो हमारा एक्सप्रेशन यहां से बनता है माइनस अल्फा माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर दैट इज 25 और माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 25 माइनस 1 दैट इज 24, रूट के अंदर आ गया 24। तो S12 ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसमें दो वैल्यू बनेगी, एक S1 की और दूसरी S2 की। S1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 24 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 माइनस अंडर रूट 24। चलो देखते हैं भाई अंडर रूट 24 का क्या कंडीशन है। लेट्स सी देखते हैं। कैल्सी कहाँ चला गया? अरे ये वाला कैल्सी नहीं, साइंटिफिक कैल्सी। हाँ चलो भाई, तो ये आ गया -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 24। दिस वैल्यू इज -9.898। ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 9.898 और ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे लगा होगा पॉजिटिव का साइन, माइनस ऑफ 0.101। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गए। यही पूछा क्वेश्चन में, इसके आगे तो और कुछ पूछा नहीं है, तो अपना आंसर तो यहीं पर हो गया कंप्लीट, एक पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया, कैरेक्टरिस्टिक रूट हमको मिल गया S1 एंड S2 की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा हमको? डैम्पिंग की कंडीशन। सो नाउ द कंडीशन ऑफ डैम्पिंग की क्या कंडीशन है? तो हमको यहां से ये समझ में आ गया कि सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, देयरफॉर ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये तो हम लोग आसानी से पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, इसमें कोई बहुत खास कुछ नहीं था। ठीक है, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हो गया। स्मॉलर होता अंडर डैम्प्ड, इक्वल होता क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, तो ये क्वेश्चन तो डन, छोटा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इससे। 2 नंबर से लेके 4 नंबर के बीच में काफी कुछ पूछ लिया यहाँ पर, तो काफी कुछ पूछा हुआ है। द स्विच शोन इन द गिवन फिगर हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज ओपनड एट t इक्वल्स टू 0। ये स्विच जो यहाँ पे दिखा रहा है बहुत देर पहले से क्लोज्ड है, समझ के चलेंगे क्वेश्चन में। पहले इनिशियली ये स्विच क्लोज्ड ही था, ठीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्विच क्लोज्ड है, इसका मतलब सप्लाई जारी है, यहाँ से प्रॉपर स्टेडी स्टेट अटेन हो रहा होगा। ठीक है, नाउ इट इज ओपन एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को ओपन कर दिया गया। ये इंस्टेंट है जिस समय स्विच खुला। अब आपको बोलता है कि फाइंड I0 प्लस, तुरंत बाद करंट की वैल्यू कितनी होगी? कौन सी करंट? यहां पे है करंट I0 प्लस। V0 प्लस कहां पर है? V, अच्छा ये वाला V0 प्लस। ठीक है, d बाई डी टी ऑफ I0 प्लस, उसमें चेंज कितने का आया? ठीक है, d बाई डी टी ऑफ V0 प्लस। ठीक है, I एट इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, स्टेडी स्टेट पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। मतलब आपको क्या पूछा? आपको इनिशियल कंडीशन बता दिया क्या हो रहा था, इंस्टेंट बता दिया कि उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, जस्ट बाद क्या हो रहा है, और फाइनल वैल्यू जो है, ये दो आपको पता करना है। ठीक, क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं अपने स्क्रीन पर। लेट्स सी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये 3 इंस्टेंट्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कौन से ऑर्डर का सर्किट है? सेकेंड ऑर्डर का ही है ना? ठीक है भाई, ठीक है, देखते हैं। डिफरेंशियल मेथड हम लोग पढ़े हुए हैं, डिफरेंशियल से ही बनाएंगे। अभी लैपलास पे तो पहुंचे नहीं है। लैपलास का बेसिक्स में चालू करूंगा आप लोग के लिए। पहले लैपलास का बेसिक्स सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका साइन थोड़ा क्लियर कर देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, ये क्लियर हम सबको। चलिए इसका सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है।
लॉन्ग टाइम बिफोर स्विच बंद था, स्विच क्लोज था, तो इसका मतलब सर्किट में स्टेडी स्टेट तो आ ही चुका होगा, है ना, सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो बोलते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 माइनस, ये स्विचिंग विचिंग होने से पहले क्या चल रहा था भाई सर्किट में? तो आप बोलोगे सर इंडक्टर जो था आप वो क्या हो गया था और कैपेसिटर का क्या हो गया था? तो मैंने आपको अभी जस्ट हिंट दिया कि चूंकि स्विच जो है वो पहले से कनेक्टेड थी, इनिशियली तो क्लोज्ड थी ना स्विच, तो इसका मतलब सर्किट ने स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया। स्टेडी स्टेट अटेन किया तो बताइए इंडक्टर जो है वो किस कंडीशन पर रहा होगा? इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाता है? LOS, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इंडक्टर इनिशियली ओपन फाइनली शॉर्ट। कैपेसिटर CSO, कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट फाइनली ओपन, बताया था मैंने ये शॉर्टकट, इसको याद रखिएगा। तो इंडक्टर फाइनली क्या होगा? शॉर्ट, ठीक है। LOS, तो इंडक्टर अभी किसके ऐसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। और कैपेसिटर किसके ऐसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, इसको भूलना नहीं है हमको, इसको एकदम प्रॉपर याद रखना है। क्लियर है यहां तक? ये होगा ऐसा चीज, कब होगा? T0 माइनस पे हो रहा है। डन, चलो ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर दीजिए जरा इस कंडीशन की। चलिए ऐसे ही रफली बना देते हैं जल्दी से। तो इस सिचुएशन की सर्किट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये कैसी सर्किट बनेगी भाई? स्विच तो यहां से बंद था, है ना, और कैपेसिटर उधर से ओपन है। चलो ठीक, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है अभी तक का क्वेश्चन तो इस सवाल को अभी देखिए, नोट मत करिए, सिर्फ समझिए। पहले तो नोट करने के अलग से टाइम लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा, बट अभी फिलहाल समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार समझ गए तो आपको फिर मेरी जरूरत नहीं है, फिर आप आराम से खुद से बना लोगे। 4 वोल्ट्स 4 ohms, इंडक्टर क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया सर। अच्छा ठीक है, यहां से जाने वाली करंट आई हमको पता करना था। स्विच का क्या? स्विच यहां से सर क्लोज्ड है। अच्छा ठीक है, तो चलो ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट क्या होगा भाई? 2 ohm का रेजिस्टेंस भी तो है, स्विच बंद है, 2 ohms का रेजिस्टेंस है। और इस तरफ क्या है? कैपेसिटर ओपन, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज था प्लस माइनस V, वो टोटल इसके अक्रॉस का टोटल वोल्टेज हो गया होगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब ये जो V है प्लस माइनस ओवरऑल जो वोल्टेज होगा दैट शुड बी रिफर्ड एज V। ये सर्किट बचेगी मेरे पास। तो क्या हम लोग I करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आई कैन से ना कि भाई I0 माइनस I एट 0 माइनस कितना होगा? I इज इक्वल टू V/R, 4 और 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा मैं, दिस विल बिकम व्हाट? 2 एम्पियर्स। कौन सी करंट? I0 माइनस, माइनस मतलब स्विचिंग होने के पहले की करंट है। इनिशियली स्विच बंद था ये सर्किट के अंदर का, तो स्विचिंग होने से पहले I0 माइनस की वैल्यू थी 2 एम्पियर्स। V0 माइनस कितना था? V0 माइनस यहां का पोटेंशियल होगा। क्या वोल्टेज डिवाइडर लगा के बता सकते हैं क्या कि कितना V0 माइनस होगा? या फिर करंट तो पता चली गया, उसी से डायरेक्ट निकाल लो, कोई भी तरीका है। आप VDR भी लगा लो या डायरेक्टली करंट से, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, V0 माइनस करंट कितना है? 2 एम्पियर, 2 इंटू 2 4, 4 वोल्ट्स। इसको ध्यान रखिएगा, अभी ये दोनों वैल्यू का मैं यूज करूंगा। हालांकि बिफोर वाले इंस्टेंट का क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। VDR भी लगाते तो क्या होता? 12 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, ये देखा ऐसा हो जाता 12 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2। कौन से मेथड से? बाई VDR। ये हो जाता 24 डिवाइड बाई 4 और 2 6, 6 4 24। आ रहा है सेम? ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था, ताकि आपको डाउट ना रहे। किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो यार, आप अगर सही बना रहे हो ना, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एकदम निश्चिंत होकर सॉल्व करिए। सर्किट के क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मजे से सॉल्व करना है, प्रेशर लेके सॉल्व नहीं करना है इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो बिफोर का इंस्टेंट हो गया आप कंप्लीट, T0 माइनस का सारा चीज आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब एट T इक्वल टू 0 क्या हुआ? यहाँ से स्विच जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, स्विच ओपन हो गया इस पॉइंट पे। अब क्या होगा आगे? मुझको एक बेसिक सा थ्योरी पढ़ाया गया है शुरुआत में। मुझे ये पता है कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कभी भी एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकता, सडन चेंज नहीं आने देगा इंडक्टर। वैसे ही
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑल्सो कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, दोनों उसके अंदर भी एब्रप्ट चेंजेस होने नहीं देगा। तो दैट मीन्स इससे ये समझ में आता है, अच्छा ये लिखना पड़ेगा ना ये पॉइंट, चलो ठीक है। सिंस, आपके समझने के लिए लिखवा रहा हूं, आप अपने सोल्यूशन में मत लिखिएगा ये सब। सिंस करंट थ्रू इंडक्टर and the voltage across capacitor cannot change abruptly, मतलब सडन चेंज तो यहां होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है therefore I at 0 minus will be same as I as 0 plus, which means कि I0 plus की वैल्यू भी कितनी होगी फिर 2 एम्पियर। अरे जब स्विचिंग आपने कर भी दिया तो क्या अगले ही इंस्टेंट पे चीजें बदल जाएंगी? क्या एब्रप्ट चेंज होने देगा? भाई आपको पता है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल चेंजेस होते हैं ना। इंडक्टर के केस में ऐसा थोड़ी ना होगा कि अभी करंट 0 है और अभी अचानक से 2 हो जाएगी, या 2 थी अब 0 हो जाएगी अचानक से, नहीं होगा। यहाँ पे एब्रप्टली चेंज होने देगा ये, सॉरी एब्रप्टली नहीं चेंज होने देगा, एक्सपोनेंशियल चेंजेस करने देगा। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग इन बोथ द केसेस आपके डिवाइसेस में ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स के अंदर एब्रप्ट होते ही नहीं है, स्टेप फॉर्म में नहीं होंगे। अभी नहीं होंगे तो कैसे होंगे? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इक्वेशन देखा हुआ है हम लोगों ने, है ना, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में, तो हमको ये चीज पता है। सिमिलरली ऑल्सो V0 माइनस जो था वही V0 प्लस भी होगा। बताइए क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया क्या यहीं पे? ये तो पिछला क्वेश्चन है। क्या पूछा था आपके सवाल में? देखो I0 प्लस V0 प्लस, मिल गई दोनों की वैल्यू। क्लियर है यार? ये तो नॉर्मल बात करते करते ही कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो 2 वोल्ट एंड 2 एम्पियर्स एंड 4 वोल्ट ये मिल गया हमको। चलो T0 प्लस की बात करते हैं अब। ठीक है, नाउ एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, पहले सर्किट ड्रॉ करेंगे इस सिचुएशन के। एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 प्लस हो क्या रहा है? देखिए इस सिचुएशन पर क्या हो रहा है, स्विच ओपन होने के बाद का इंस्टेंट। अगर स्विच ओपन हो गया तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या बचेगा? एक इंडक्टर बचेगा, एक कैपेसिटर बचेगी, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट। बीच का जो रेजिस्टेंस है वो रिमूव हो गया वहां से। ठीक है ना? डन, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इसी पेज में बना ले। हाँ ये तो बना हुआ है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं जरा, टाइम सेव हो जाएगा। और इसको मॉडिफाई कर लेंगे। हाँ जी, ये आ गया हमारा सर्किट। 4 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, स्विचिंग हो गई इसलिए ये वाला पोर्शन ओपन हो जाना चाहिए। इंडक्टर रहेगा क्या यहाँ पर? लगता तो है सर, बनाते हैं इंडक्टर। ये आ गया यहाँ पर कैपेसिटर। सर्किट ठीक बना है? सर्किट इज ऑल गुड। चलो ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है? यहाँ से VC फाइंड करना है सर, प्लस माइनस। यहाँ से करंट I फाइंड करना है। क्वेश्चन में वैल्यू भी दिया हुआ है क्या इन लोगों की? हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा ठीक है, 2 ओम्स तो गया, 0.1 फैरेड और 0.25 हेनरी। अच्छा ठीक है, 0.1 फैरेड 0.25 हेनरी, यही ना? बस ठीक है, बाकी ऑल गुड, 2 की जरूरत नहीं। ये सर्किट है। मुझे अगर यहां से KVL अप्लाई करना होगा तो इस पूरे के पूरे मैश के थ्रू अप्लाई करूंगा। पूरी करंट का फ्लो मैं इस मैश से अब देख रहा हूं। क्या ठीक है ये बात? चलिए ठीक है। अब करंट जो है कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रही है उसका क्या सीन है? करंट थ्रू कैपेसिटर, ध्यान रखिएगा।
IC 0 प्लस, क्योंकि अब यही करंट जो इधर से जा रही है सेम करंट कैपेसिटर के थ्रू भी जानी चाहिए, क्योंकि अब तो ये पूरा सीरीज में आ गया। अगर सीरीज में आ गया तो मुझे बताइए कि IC 0 प्लस कितनी होगी? उतनी होगी ना जितनी IC 0 माइनस होगी इंस्टेंट जस्ट आफ्टर स्विचिंग की हम लोग बात करें, यानी कि स्विचिंग हुआ उसके तुरंत बाद का इंस्टेंट T0 प्लस पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं चेंज होगा सर। ये जो एलिमेंट है ना, ये करंट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज कर देगा, सडन चेंज को अपोज कर देगा। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब IC 0 प्लस क्या होगा सर? वही होगा जो IC 0 माइनस था। IC 0 माइनस दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 एम्पियर। तो ये सर इसमें यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग दोबारा? देखो इससे क्या होता है। अब मुझे पता है वोल्टेज का इक्वेशन जब मैं लिखता हूं तो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू C dV बाई dt लिखता हूं मैं इसको। क्या लिखता हूं? C dV बाई dt, है ना? सिंस करके लिख देते हैं, सिंस IC इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज गिवन एज C dV बाई dt। ठीक, अब अगर मैं IC 0 प्लस फाइंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे dV 0 प्लस भी पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो आई कैन से IC एट 0 प्लस इज गिवन एज, कैपेसिटेंस कितने का है? 0.1 फैरेड का, इनटू d बाई dt ऑफ V0 प्लस। ठीक है, टाइम T0 प्लस का इंस्टेंट चाहिए था ना, उसी का है ये पूरा। बन रहा है ये। अब एक काम करिए, IC 0 प्लस की वैल्यू आपको पहले से नोन है, कितना? 2 एम्पियर। हो गई बात यहां पर। ठीक है, dV बाई dt, dV एट 0 प्लस 2 बाई 0.1, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बच गया आपके पास dV 0 प्लस बाई dt इज इक्वल टू 20। यूनिट बताइए इसकी, तब मजा है। वोल्ट्स पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वोल्टेज मत लिख के आ जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसकी यूनिट बहुत ध्यान से लिखिएगा, इट इज वोल्ट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तीसरा नंबर का पॉइंट देखिए, अभी हम लोगों ने क्या निकाला? अच्छा ये वाला पॉइंट निकाला। अब जरा डी आई बाई डी टी भी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर 0 प्लस। तो वोल्ट्स पर सेकंड, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, पहला पार्ट। अच्छा, हमको डी आई बाई डी टी फाइंड करना है, तो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहां से निकलेगा? इंडक्टर के थ्रू निकलेगा। चलो फाइंड कर लेते हैं इसको भी। सेम मेथड समझ में आ गया ना? एकदम इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे पूरा समझ आएगा। ऑल्सो लिखेंगे ऑल्सो, अब यही काम सेम टू सेम इंडक्टर के लिए करिए। इंडक्टर के केस में आपको क्या फाइंड करना है? डी आई बाई डी टी। क्या, किसके लिए इक्वेशन बनाइएगा? वोल्टेज के लिए इक्वेशन बना दीजिए। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। अब तो समझ आ गया होगा आपको आगे का कहानी क्या होने वाला है इसमें। तो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पहले देखना है हमको, दैट इज इक्वल टू, तो भाई ओवरऑल जो वोल्टेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सर्किट में, क्या V0 प्लस, वो चाहिए हमको यहां से। ठीक है, क्या V0 प्लस निकाले हैं क्या सर? वो जो शुरू में V0 प्लस लिखे थे उसी को यूज कर लें क्या? नहीं, उसको मत यूज करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन गलती से भी। ये इस टाइप का सोच रहे होंगे, V0 प्लस इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ये पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ये मत करिएगा पुट, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये V0 प्लस नहीं, VL0 प्लस का मैं यूज कर रहा हूं। मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए ना, ये वोल्टेज थोड़ी ना चाहिए। समझ गए ना? ये पॉइंट है जहां पे आपसे गलती हो सकती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो मुझे चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और आई कैन से कि VL एट 0 प्लस इज इक्वल टू एल डी आई एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखिए इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे पास है, लेकिन ये वोल्टेज तो फाइंड करना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। तो 0 प्लस पे KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। t इक्वल्स टू 0 प्लस वाला इंस्टेंट जो है, जो सर्किट मैंने अभी जस्ट बनाया, इस पे जरा KVL अप्लाई कर दीजिए। इस वाली सर्किट में, ये 0 प्लस के लिए था ये वाला सर्किट, इसी पे चलिए KVL अप्लाई करते हैं। इट विल बिकम 12 इक्वल्स टू 4i प्लस 0.5 di बाई डी टी प्लस 1 अपॉन 0.1 इंटीग्रेशन ऑफ i dt। यही होगा, ठीक है? यही कंडीशन होगा। बस i के फॉर्म में ना लिख के v के फॉर्म में लिख दीजिएगा चीजों को।
इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए। सो इक्वल टू के इस तरफ क्या आया, 12 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस था ना 4 का, भूल जाता हूं मैं कि क्या लिखा हुआ था। हाँ, तो 4i हो गया यहाँ से, 4i 0 प्लस। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए VL, यहाँ इसको मैं लिखूंगा VL 0 प्लस। ठीक है भाई, 4i 0 प्लस प्लस VL एट 0 प्लस प्लस VC एट 0 प्लस। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हमारे पास किस चीज की वैल्यू अवेलेबल है और किसकी नहीं अवेलेबल है, दोनों चीज समझिए। देखिए 12 आपके पास ऑलरेडी, इसको उस तरफ भेजिए, ये बन जाएगा -12 प्लस 4 इंटू आई 0 प्लस। बताइए i 0 प्लस तो ठीक है ना, पिछले केस में ही हम लोगों ने फाइंड किया था, दैट वैल्यू विल रिमेन इंटैक्ट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में लिखिए 2 एम्पियर आया था i 0 प्लस, पुट कर दिया, प्लस VL 0 प्लस ही तो फाइंड करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस VC 0 प्लस निकाले थे, 4 वोल्ट आया हुआ था, लिख दीजिए इसको, इक्वल्स टू 0। अब बात बनती हुई दिख रही है, 4 2 8 यहाँ पे हो गया, प्लस 4 8 और 4 12 और 12 0, VL 0 प्लस कितना आ गया, तो 0 आ गया। VL 0 प्लस 0 वोल्ट आया। इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल 0 है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है दैट हैज बिकम 0। ठीक है, तो हमको पता है V इज इक्वल टू L di/dt होता है, देयरफॉर VL 0 प्लस इज इक्वल टू L इंटू di 0 प्लस बाई dt। एक्सप्रेशन तो यही बनेगा। ठीक है, अब di/dt हमको निकालना था, इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, VL 0 प्लस भी पता है 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई जो भी इंडक्टेंस था 0.25। So therefore we will say VL 0 plus divided by L is equals to di 0 plus अपॉन dt। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप चाहे तो 3-4 स्टेप इसके अंदर ऐसे थे जिसको एक ही बार में हटाया जा सकता था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ये 2-3 स्टेप जो थे ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद सीधे सीधे आप di/dt की वैल्यू लिख सकते हो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जिनको इसको समझने में डिफिकल्टी जाती है, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी स्टेप मिस ना हो, ताकि आपको हर लाइन पे समझ में आए कि मैं कौन सी चीज़ कैसे लेकर के आ रहा हूँ। कई बार हम लोग फास्ट लिखते हैं तो स्किप हो जाता है कि सर ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, समझ ही नहीं आता है, वो चीज़ ना हो आप लोग के साथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू VL 0 प्लस कितना आया था, 0 डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस की वैल्यू 0.25, तो 0 से डिवाइड करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में di 0 प्लस अपॉन dt इज 0। एक और आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में, देख लीजिए। इसकी यूनिट बता सकते हैं क्या, वैसे तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, बट इसकी यूनिट क्या होती, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी चीजें फाइंड हो गई। अब क्या पूछा, अब सब कुछ पूछा आपको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट के लिए, कि लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग होने के बहुत देर के बाद करंट और वोल्टेज की वैल्यू कहां पहुंचेगी। ठीक है, नाउ एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पर क्या होगा भाई, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग हमको पता है कि हमारी डिवाइसेस में सप्लाई तो जा रहा है, तो अब कौन सा डिवाइस कैसे बिहेव करेगा, चलो देखते हैं इन लोगों के बारे में जरा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग क्या होता है, जब ये लोग अपनी स्टेडी स्टेट अटेन करेंगे तो उस कंडीशन पर इंडक्टर किसके जैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर तो इनिशियली ओपन फाइनली शॉर्ट, ऐसे बिहेव करता है सर। और कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट फाइनली ओपन, ऐसे बिहेव करता है ना। ठीक है, तो जब t ग्रेटर देन 0 या t इंफिनिटी की मैं बात करूं तो स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। और स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होगा, एक तो स्विच खुला है तो ये वाली ब्रांच को उड़ा दो पूरी, ये ब्रांच तो रिडंडेंट है ना, इसका तो कोई यूज है ही नहीं।
तो मैं इसको हटा देता हूं जरा, ये देखो सर्किट एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इंडक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इंडक्टर जो है लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कर दिया, चलो शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट। कैपेसिटर किसके जैसा बिहेव करेगा, तो सर कैपेसिटर जो है ना ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा चलिए, यही सर्किट बचेगी ना। इसमें से करंट की वैल्यू क्या आएगी, I टेंड्स टू इंफिनिटी। और वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज जीरो मत बोल देना। बहुत सारे बच्चे लिख देंगे सर I0 V0, सर्किट तो ओपन है पूरा, V0 नहीं है। यही तो ट्विस्ट है, V की वैल्यू मिलेगी आपको, 12 वोल्ट का V मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, सोचिए यहां से आउटपुट में भाई 12 वोल्ट का V मिलेगा ना, V इन्फिनिटी यानी टोटल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। सो वी कैन से V at infinite is 12 volts and I at infinite कोई करंट नहीं जाएगी, 0 एम्पियर। ये दोनों मिला के और दो आंसर आ गए। तो फाइनली इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है अब कंप्लीट। आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग आराम से डील कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें A to Z बता पाएंगे। तो आप क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा, ये तो हो गए चलो एलिमेंट्री क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, थोड़े इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं जरा। तो ठीक है, दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सारा कुछ इसी एक ही क्वेश्चन में बना लिया हम लोग। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। आहा, ये आ गया मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक। ये सवाल मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, दिसंबर 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा है कि ये कॉमनली और भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग डेटा के साथ ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग। नॉर्मली होता ये है कि इनिशियली बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह के अंदर हम लोग देखें तो सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं आता है, नेटवर्क के अंदर सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता है आपको नॉर्मली। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आए क्या करना है इसमें, अज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस एज जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इनिशियल कंडीशंस को जीरो मान के चलना है आपको। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग। पहला है di/dt, दूसरा है d²i/dt एट t इक्वल्स टू 0। दो ही चीज फाइंड करनी है, di/dt एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। ठीक है, RLC तीनों सीरीज में है, स्विच इनिशियली खुला था, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच बंद हो रहा है। समझ गए हम लोग सर्किट के हालात। स्विच खुला था इसका मतलब हमारे ये कोई भी डिवाइसेस चार्ज नहीं थे, तो T0- पे आप एनर्जी पूछेंगे तो इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। जब ये एनर्जाइज होने शुरू हुए कब हुए, t इक्वल्स टू 0 पे, तो T0+ पे T0- वाली कंडीशन दिखेगी। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करवाऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप खुद भी ऐसे सवालों को इजीली डील कर सको। मोटिव ये है। ठीक, टेकिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस एज 0, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, नोटेड। ठीक है, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस all the initial conditions are where 0, सारे इनिशियल कंडीशंस कैसे थे, 0 थे। बोलने का क्या मतलब हुआ, जब कोई ऐसा बोलता है आपको कि इनिशियल कंडीशन को सबको 0 मानो, तो इसका मतलब इनिशियली I at 0- was 0, V at 0- would have also been 0। यही होगा ना, T0- पर ये दो सिचुएशन दिख रहा होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो एट T0-, T इक्वल्स टू 0- पर ये दो सिचुएशंस हो रही होगी। ठीक, T0+ पे क्या होगा, एट T इक्वल्स टू 0+। चलिए सर्किट बना दीजिए फटाफट से। T0+ का क्या होगा, T0+ पे स्विचिंग के जस्ट बाद क्या क्या होगा भाई, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यही होता है ना नॉर्मली। चलो देखते हैं, स्विचिंग हो गई, रजिस्टर है, इंडक्टर इनिशियली ओपन फाइनली शॉर्ट। अच्छा,
और कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट एंड फाइनली ओपन। अच्छा, क्या ये बात सही है? 10 वोल्ट का सप्लाई, 10 ओम का रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है? क्या है क्या ये? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप लिख रहे हो ये तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन है सर, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग होना चाहिए ना, क्योंकि एनर्जी, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, एनर्जाइज थोड़ी ना है ये अभी कहाँ से एनर्जाइज है? इनिशियली सोर्स फ्री सर्किट था, ये एक सोर्स फ्री सर्किट जैसा था ये। अब जाके सोर्स से कनेक्ट होगा तो होते ही थोड़ी ना चार्ज हो जाएगा, जो आप ये दिखा रहे हो ऐसा थोड़ी ना होगा। ये लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग होना चाहिए भाई, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग होना चाहिए, ठीक है? तो ये डायग्राम अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमको T0 प्लस यानी कि जस्ट आफ्टर स्विचिंग क्या हो रहा है वो बताने बोला है। तो जस्ट आफ्टर स्विचिंग ना हमारे ये इंडक्टर भी दिखेगा और हमारे सर्किट का ये कैपेसिटर भी दिखाई देता रहेगा। मतलब 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और 1 हेनरी का इंडक्टर दोनों हमको सर्किट के अंदर दिखेंगे और हमको यहाँ से आई की वैल्यू निकालने को बोलेंगे। मतलब सिंपली आप केवीएल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए केवीएल लगा लीजिए आफ्टर स्विचिंग। सो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल लगाएंगे। देखिए फटाफट से इक्वेशन लिखते हैं, 10 और प्लस 10i, इंडक्टेंस कितने का था? 1 हेनरी एंड 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। 1 डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, सिचुएशन बढ़िया, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इट विल बिकम 10 इज इक्वल्स टू 10i प्लस डी आई बाई डी टी प्लस 1 माइक्रोफैरेड 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ऊपर भेज दोगे ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t i ऑफ dt। दिस होल थिंग इज इक्वल टू, अगला पोर्शन हो गया हमारा 0, t0 प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग। हमको पता है क्यों ऐसा 0 होगा, मैं बता देता हूं आपको इसका रीजन। देखिए हम लोगों ने पिछले पेज में बोला हुआ है कि i एट 0 प्लस जो है, 0 माइनस जो है दैट इज 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस आर ऑल 0, इनिशियल कंडीशंस अगर 0 है तो i0 माइनस एंड v0 माइनस बोथ आर 0। अगर ऐसा है तो फिर i0 प्लस में भी क्या चेंज होगा? ये भी तो 0 ही होगा ना, और v0 प्लस भी 0 ही होगा। फिर इंस्टेंटली कुछ भी चेंज नहीं होगा, अब्रप्टली कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हमारे डिवाइसेस के बेसिक आइडियल वर्किंग के खिलाफ है। तो i0 प्लस भी आपको 0 मिलेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा अगर आप 0 लिखते हो तो दिस विल बिकम 10i प्लस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 10। अब मैंने ये पूरा इंस्टेंट कब के लिए निकालने बोला है, कौन से इंस्टेंस के लिए निकालने बोला है? मैंने बोला t0 प्लस के लिए निकालना है ना, t इक्वल टू 0 प्लस के लिए सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी कैन से कि इट इज 10i0 प्लस प्लस d बाई डी टी ऑफ i0 प्लस इज इक्वल्स टू 10। तो फाइनली वी कैन से कि सिंस i एट 0 प्लस इज ऑलरेडी 0, देयरफॉर ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा। 10 इंटू 0 प्लस di0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर भी यही है, d एट i0 प्लस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन में देखिए यही पूछा हुआ था आपको। तो इसकी वैल्यू यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट जस्ट आफ्टर स्विचिंग दैट इज 10 एम्पियर्स पर सेकेंड। यूनिट के साथ लिख दीजिएगा इसको, इट इज 10 एम्पियर्स पर सेकेंड। लेकिन एक और चीज पूछा आपको क्वेश्चन में, देखिए सवाल में आपको डी आई बाई डी टी तो पूछा ही पूछा, ठीक है, किसके लिए? t इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिएगा एक रूल आपके माइंड में कई बार ये चीज चल रहा होगा कि सर t इक्वल्स टू 0 लिखा और आप हमको t0 प्लस क्यों निकलवा रहे हो? हमेशा याद रखिएगा, मैं किसी और लेक्चर में आपको ये पूरे पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा। कुछ की पॉइंट्स होते हैं हमेशा जिसको ध्यान देना होता है ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस बनाने के समय। जब भी आपको क्वेश्चन में t इक्वल्स टू 0 बोले तो ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज आस्किंग फॉर t ग्रेटर 0 कंडीशन, यानी कि t0 प्लस अज्यूम करके चलिएगा। जब भी t इक्वल टू 0, कभी कभी तो लिख देगा t इक्वल टू 0 प्लस के लिए कैलकुलेट करो,
और कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख के देगा कि फाइंड दीज थिंग्स फॉर t इक्वल्स टू 0, तो बाय डिफॉल्ट इट इज आस्किंग फॉर t 0 प्लस ओनली, t 0 प्लस का ही आंसर पूछ रहा है आपसे, तो घबराइएगा मत, आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब कुछ सेट ऑफ रूल्स है, इसको हम लोग किसी अगले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख भी लेंगे। आज स्पेसिफिकली फोकस करेंगे हम लोग ऑन न्यूमेरिकल्स। तो दिस पार्ट इज डन। दूसरा पार्ट आपको बोलता है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा फाइंड करो 0 प्लस पर, यही पूछ रहा है। ठीक, समझते हैं सर। अब डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी अगर फाइंड करना है तो मेरे पास पिछले पेज में एक जो एक्सप्रेशन आया था, ये वाला, ये एक्सप्रेशन, और एक पेज पीछे ये डिटेल्ड एक्सप्रेशन जो आया था, इस एक्सप्रेशन को मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? यहां से अब इंटीग्रेशन का साइन रिमूव करना होगा मुझे, तो उसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे सिंस ये एक्सप्रेशन आ चुका था, नॉट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, उसी से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। सो वी विल गेट, इस तरफ तो हो गया 0 इक्वल्स टू 10 डी आई बाई डी टी प्लस डी स्क्वायर आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, 10 डी आई बाई डी टी प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी, ठीक है, और प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, और क्या छूट गया? आई। आई ऑफ टी लिख सकते हो आप इसको, या आई 0 प्लस, जो भी है, जैसा भी क्वेश्चन में पूछ रहा है ये लिख सकते हो। अब ये सारा चीज किसके लिए फाइंड करना है? 0 प्लस के इंस्टेंट के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और हम सबको पता है कि आई 0 प्लस क्या होगा, ये भी 0 होगा। चलिए ठीक है, तो इसी को अगर मैं दोबारा रीराइट करूं तो आई कैन से इट इज गिवन एज 10 डी ऑफ आई 0 प्लस बाई डी टी प्लस डी स्क्वायर आई 0 प्लस बाई डी टी प्लस आई एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम सबको पता है कि सिंस आई एट 0 प्लस इज व्हाट? 0, एंड अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया कि डी बाई डी टी ऑफ आई 0 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज 10 एम्पियर पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए प्रीवियस इक्वेशन में। सो देयरफॉर पुटिंग इन द प्रीवियस इक्वेशन, यहां बचेगा देखिए 10 इंटू डी आई 0 प्लस बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 इंटू 10 दिस विल बिकम 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस डी स्क्वायर आई 0 प्लस अपॉन डी टी, इसको ऐसे ही रहने दो, डी स्क्वायर आई 0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी प्लस आई 0 प्लस अपॉन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, आई 0 प्लस तो खुद ही 0 है यार, ये तो पूरा 0 हो गया ना, इक्वल्स टू 0, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इतना ही एक्सप्रेशन है। 100 को उधर भेज दीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर एट आई 0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी इज माइनस ऑफ 100 एम्पियर पर सेकेंड। ये मिल गया आपके क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का भी आंसर। बताइए कितने लोगों को सोल्यूशन इजी लगा, जल्दी से बताइएगा। एकदम आसान सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप है यार, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज थी ही नहीं। ठीक है, एक चीज इसमें मिस मत करिएगा, यूनिट गलत लिखी हुई है यहाँ पे, नोटिस किए, डी टी स्क्वायर होता है ना, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में छोटी छोटी गलती पे नंबर कट जाएगा, स्टेप मार्किंग भी मिलता है और स्टेप मार्किंग कटता भी है वैसे ही, तो स्टेप का भी नंबर कटता है। हो सकता है पूरा सोल्यूशन सही बनाए और डी टी स्क्वायर नहीं शो किया यहाँ पे, हाँ, तो डी टी स्क्वायर नहीं शो किया और यहाँ पे एम्पियर पर स्क्वायर सेकंड लिखना था जो कि नहीं लिखे, तो उसका भी 1-2 नंबर कट जाएगा पेपर में। हमको पूरा नंबर लेके आना है। जब अच्छे से सीखें, जब सब अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज गो फॉर कंप्लीट मार्क्स, 100% मार्क्स। ठीक है, चलो डन, बन जाएगा ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन उठाते हैं।
तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन था, ये दो चीज़ें पूछा हुआ था आपको एट T0+। आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन एक आध और बनाते हैं। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम लोग। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्या इसकी कंडीशंस रहने वाली है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, मतलब फुल टाइम लग रहा है। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट ट्रांजिएंट एट T0+। साफ साफ लिखा है T0+, ठीक है। करंट ट्रांजिएंट, आप बोलेंगे सर सिंपल तो दिख रहा है। हाँ सिंपल है, बट टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। इसमें आराम से पूरा एक्सप्रेशन के साथ चलो देखते हैं अपने सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो नेटवर्क के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से प्रॉपर आप समय देके पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्विंग पार्ट आपका सिंपल हो जाएगा, फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझ आ गया ना सवाल की क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, टाइम टेकिंग है नहीं, फिर प्रोसेस एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट इन लोगों का। चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सर्किट में स्विच इनिशियली ओपन था तो ये दोनों एलिमेंट एनर्जाइज्ड नहीं थे। अब स्विच क्लोज हो रहा है यहाँ पे, तो अब एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि करंट ट्रांजिएंट पता करो, करंट की वैल्यू पता करिए ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के फॉर्म में आफ्टर T0, ठीक है। T के 0 होने के बाद की कंडीशन पे T0+ पर बताइए कि करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आफ्टर T=0, देखिए इसको लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो T>0, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आफ्टर स्विचिंग, ये भी तरीका है लिखने का, है ना। ये सब मेथड से लिखने के सभी सही है और एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं। और ये भी बोल सकते हो कि T=0+, ये तीनों में से कैसे भी लिख सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर एक जगह तो वैसा लिखे, एक जगह तो ये लिख रहे हैं, सब का रेफरेंस एक ही है और अलग अलग बुक्स में ये सब चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसी बुक में T>0, किसी में लिखेगा T0+, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है हमको, ठीक। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है 20 ओम स्विच हो गया है बंद, इंडक्टर कैपेसिटर सब दिखेंगे, कोई स्टेडी स्टेट की कंडीशन नहीं दिखेगी आपको। यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड है और यहाँ पर है 0.05 हेनरी। ये सब कुछ कौन से सप्लाई के अक्रॉस है, 100 वोल्ट्स की सप्लाई के अक्रॉस है। करंट I, ठीक है। स्विच क्लोज्ड, KVL। So now applying KVL, we can say 100 is equals to, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस पॉइंट से, यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 20I, ठीक। ये क्या बन जाएगा, L/dI/dt, ठीक है। और ये 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I/dt लिख देते हैं। दिस विल बिकम 20I 0+ प्लस 0.05 di0+/dt प्लस 1/c 1/20 into 10⁻⁻⁶ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ I dt, I0+ into dt। एक्सप्रेशन बन गया पूरा। इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के पार्ट को रिमूव करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है भाई। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को। क्या बन जाएगा ये, जैसा मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करवाया हुआ है ना, बिल्कुल उसी स्टेप के हिसाब से मैं सॉल्व करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझने में एकदम दिक्कत ना हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये 100 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 0। 20I क्या बन गया, ये 20 di/dt प्लस 0.05 di/dt था, तो ये बन जाएगा 0.05 d²I/dt। ये सब 0+ पे चल रहा है, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे 0+ अभी नहीं शो कर रहा हूँ। प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो इंटीग्रेशन तो हट गया, I बच गया यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे बचेगा आई जीरो प्लस डिवाइडेड बाई 1/c था ना, तो 20-25 ऐसी कुछ था ना माइक्रोफेरेड में। कैपेसिटेंस कितने की थी? 20 माइक्रोफेरेड की। अच्छा, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आया, इसका मतलब क्या होगा? सी एफ खाली रहेगा सर, नो पी आई, कोई भी पी आई नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए इस सर्किट के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर पी आई आने का कंडीशन दिख भी नहीं रहा है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ना, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली हमारे एलिमेंट्स में कोई भी एनर्जी नहीं है, और सडनली जब आप कनेक्ट करोगे तो T0 प्लस पे सडनली एनर्जाइज भी नहीं होंगे। हाँ, ये होगा कि लॉन्ग आफ्टर दिस इनके अंदर एनर्जी आएगी, बट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग यहाँ से जो हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल होता है, इसके इस वेरिएबल, इसके इस कांस्टेंट टर्म को रिमूव करते हैं। तो सबको 0.05 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 0.05, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.05, यानी कि 0.05 अपॉन 100, ये बन गया 200, 200 अपॉन 5 हो गया, 5 4 जा 20, 40 नहीं 400 बचेगा यहाँ पे, 400 बचेगा। ठीक, 400 डी बाई डी टी प्लस, अब ये खुद ही है 0.05, यानी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यहाँ से इससे डिवाइड किया तो ये तो हट गया, तो ये बच गया यहाँ पे डी स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 का पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +6 बन जाएगा, और इस पूरे को भी मैंने डिवाइड किया 0.05 से, तो 1/20 हो गया, और 0.05 से तो 10 का पावर 6 ही बचेगा ना यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 20, 0.05 से हाँ, तो 0.05 और 1/20 ठीक तो है, ऊपर बचेगा 10⁻⁻6 इंटू I0 प्लस। ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। राइट है, यहाँ तक का एक्सप्रेशन ठीक है? ठीक है भाई, चलिए अब इसको मैं इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ पहले। तो ये बचेगा, मैं इसको अरेंज कर लेते हैं, ये बचेगा डी का स्क्वायर प्लस 400d प्लस 10⁻6 इंटू आई इक्वल टू 0। इक्वेशन एकदम प्रॉपर, डी स्क्वायर प्लस 400d प्लस 10⁻6 इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब यहां से जरा रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा प्रॉपर फॉर्म हो गया ना? ठीक, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके हिसाब से नाउ फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग रूट्स। ठीक है, D1 एंड D2 दो रूट्स, S1 S2 K1 K2 जो चाहो आप लिख लो। D1 D2 इज इक्वल्स टू, चलो अभी तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, यहाँ अल्फा और ओमेगा वाला सीन है नहीं, डायरेक्टली मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो एक्सप्रेशन में मेरे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac, a कितना है 1 और c कितना है 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4, सॉरी a है ना, 2 इंटू 1। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको भी। 10⁻6 है और 400 का स्क्वायर, तो ये बच गया बाहर 200 का स्क्वायर बन के निकलेगा। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर बचा यहाँ से, और 10⁻6 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, इस 2 को अंदर भेज दो तो 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये बचा मेरे पास D1 D2 इज इक्वल्स टू -200 प्लस माइनस अंडर रूट 200 का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर के अंदर ही रहने दो, -4 इंटू 10⁻6, तो 2 अंदर गया, यहाँ बचा 4 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻6 बचा। ठीक है, तो 2 को तो मैंने अंदर भेज दिया, 2 से तो सिंप्लीफाई हो गया सारा कुछ। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, आगे इसको आप सॉल्व करो उससे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन में माइनस अल्फा और ओमेगा वाली कंडीशन जो है, ओमेगा नॉट वाली कंडीशन जो है वो बताया हुआ था। उसका अगर कंपैरिजन यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ा सिंपल है, ये माइनस अल्फा ये आपका ओमेगा नॉट है।
दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि 10⁻⁶ जो है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 200। ठीक है, देखो 10⁻⁶ इज वेरी मच ग्रेटर देन 200। ये तो दिखता है। तो अब ऐसे कंडीशन पे रूट्स का क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? सो हियर K2 विल बी, एक्सप्रेशन में K1 K2 करके लिखवाया था मैंने आपको। अब K2 यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। K2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर K2 नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे बनेंगे? सोचिए, K2 अगर नेगेटिव है तो रूट्स कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट बनेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, ये कंडीशन बनेगी यहां पे। ठीक है, सो देयरफॉर the roots will be complex conjugate। तो मतलब हमको आयोटा वाला फॉर्म यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, ये सवाल थोड़ा सा तो लंबा जाएगा भाई। सॉल्विंग पार्ट ऐसा कोई डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सॉल्विंग एक फुल फ्लेजेड सॉल्विंग देखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लास्ट तक। ठीक है, तो अब क्या क्या रूट्स बनेंगे यहाँ पे? रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा मैं कैल्सी निकाल लेता हूँ और जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 200 स्क्वायर माइनस 10⁻⁶। सो अंडर रूट 200 का स्क्वायर माइनस 10⁻⁶, इट्स वैल्यू इज 0 + 979.79 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो दिख रहा है। चलिए देखते हैं। सिंस अंडर रूट 200 का स्क्वायर माइनस 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 0 + 979.9 आयोटा। तो एक्चुअल में 0.795 है, बट मैं उसको 8 कर देता हूँ, 9 भी नहीं, 0.8 आयोटा। ये एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक, सो देयरफॉर वी कैन से आवर D1 इज माइनस ऑफ 200 प्लस, देखिए यहाँ पे 200 था ना अल्फा में, ये वाला प्लस इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखेंगे आप? 979.8 आयोटा। एंड D2 इज माइनस 200 माइनस ऑफ 979.8 आयोटा। ये हमको हमारे दोनों रूट्स मिले। ठीक है, डन। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आते जा रहा है ना? इंपॉर्टेंट है ये चीज। सिस्टम हमारा कैसा होगा? तो भाई सिस्टम हमारा कैसा होगा? अंडर डैम्प्ड कंडीशन होगा यहाँ पे। ठीक है, अंडर डैम्प्ड। अब देख भी लो यहाँ से, इस कंडीशन में साफ हमको दिखाई दे रहा है कि भाई 10⁻⁶ वेरी मच ग्रेटर देन 200, यानी ओमेगा नॉट हमारे अल्फा से काफी ज्यादा बड़ा है, तो ओमेगा नॉट ग्रेटर है। इस कंडीशन पे हमको अंडर डैम्प्ड कंडीशन की सर्किट जो है वो मिलती है। ठीक है, सर्किट हमारा अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक, अब करंट का जरा एक्सप्रेशन बनाइए। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? I इज इक्वल्स टू e⁻⁻200t इन ब्रैकेट, याद करिए C1 cos बीटा x या cos बीटा t। तो क्या हो जाएगा? C1, ये अल्फा है ये बीटा है, ऐसे याद रखिए। तो C1 cos बीटा t, C1 बीटा t, ये पुट कर दिए, प्लस C2 साइन बीटा t। एक्सप्रेशन क्लियर है आप सभी को? ये हमारा करंट का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो यहां से क्रिएट हुआ, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू अभी भी नहीं है। इसको आंसर बोल के मत छोड़ दीजिएगा, अभी इसका सोल्यूशन बचा हुआ है। यानी C1 C2 क्या है? इनिशियल वैल्यूज है, वो भी तो फाइंड करना है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बड़ा बनेगा। ठीक है, सो नाउ फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यू, finding the initial values C1 and C2
ठीक है, फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यू C1 एंड C2। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको t क्या पुट करना होगा, t इक्वल्स टू 0, उसी पे फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 0, अब ये आगे की जो भी कहानी होगी वो सब t इक्वल्स टू 0 पर होगी। ठीक है, सो वी विल गेट 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू cos 0, फटाफट से लिखते जाते हैं उसी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो cos 0 प्लस sin 0, ये एक्सप्रेशन बनेगा यहां से। ठीक है, तो C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, डन, ऐसा लिखेंगे। तो एक चीज बताओ, sin 0 का एक्सप्रेशन खत्म हो गया यहां से, यहां बचा आपका C1 cos 0 दैट इज इक्वल टू 0, cos 0 क्या मिला आपको 1, और C1 की वैल्यू क्या मिली, उधर भेज भी दोगे तो भी तो 0 ही मिलना है इसको। C1 का एक्सप्रेशन क्या आया, 0 आ गया। इसी को पुट कर दीजिए प्रीवियस इक्वेशन के अंदर, प्रीवियस इक्वेशन के अंदर इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, सो पुटिंग दिस वैल्यू in previous equation, ठीक है, so we will get what, देखो इसको previous equation में पुट कर दीजिए फटाफट से, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है भाई, चलिए देखते हैं। चलिए भाई, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 200t इन ब्रैकेट। देखो C1 की वैल्यू तो 0 है, तो C1 cos 0 ये तो पूरा ही 0 हो गया, बचा यहाँ से C2 sin 0, तो ये बन गया C2 sin 0 नहीं, कंडीशन हमारे पास क्या थी यहां से देखिए, sin 979.8t। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था 200t और sin, हाँ इतना 8t। चलो भाई, ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू i। अब C2 निकालना है, C2 निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर C2 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, ये हो जाएगा di बाई डी टी, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन यहां पे लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, C2 और साइन के केस में, ठीक है, u इंटू वी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा C2 इन ब्रैकेट, अब e रेज टू द पावर माइनस 200t है और बाकी सारा डेटा है, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 200t cos 979.8t है ना, cos 979.8t और प्लस sin 979.8t इंटू e रेज टू द पावर माइनस 200t, तो माइनस 200 सामने आ जाएगा यहां से, इंटू माइनस 200 e रेज टू द पावर माइनस 200t, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा यहां से, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यहां से बनेगा, है ना। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं पूरी चीजें, और डेटा को जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से एल डी आई बाई डी टी जो है ना, एल डी आई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा क्या कि 100 होगा, एल डी आई बाई डी टी ना हमारा 100 हो जाएगा, 100। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज की वैल्यू कितनी 100 वोल्ट आएगी हमारे पास। कैसे होगा, सोचो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास VL 0 माइनस कितना आया था, 100 वोल्ट था, तो VL 0 प्लस कितना आएगा, ये भी तो 100 वोल्ट आएगा। VL 0 माइनस कितना आया था, 100 वोल्ट, VL 0 प्लस 100 वोल्ट। इंडक्टर इनिशियली ओपन की तरह बिहेव कर रहा है और फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह। तो मैं अगर इस सर्किट में आपको वही चीज का कंडीशन बताऊं, ये देखो ये सर्किट है आपका, इंडक्टर स्विचिंग की जस्ट बाद अगर आप इसको देखो तो इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, LOS ओपन की तरह बिहेव करेगा, तो सारा पोटेंशियल यहीं पे मिलेगा आपको। तो 100 वोल्ट की पोटेंशियल ये मिली और T0 माइनस पे भी आपको 100 वोल्ट की पोटेंशियल मिलेगी। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या है, एल डी आई बाई डी टी तो खुद ही 100 वोल्ट्स का है,
ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि L di by dt is VL which is equals to 100 volts, है ना. दिस होल थिंग इज VL दैट इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट. और di by dt कितना है? ये है सर VL by L, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस कितने का है? इंडक्टेंस है 0.05 हेनरी का. जरा डिवाइड कर दीजिए 2000. ठीक है, किसकी वैल्यू? di by dt की वैल्यू कितनी? 2000. ठीक है, कब है? t0 पे. ये क्यों मैं फाइंड कर रहा हूं? आपके सोल्यूशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 और हमारे प्रीवियस इक्वेशन में जरा इस वैल्यू का यूज कर लीजिए. देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है आपका. di by dt का एक्सप्रेशन मिल गया ना 2000. ज्यादा मेहनत C2 फाइंड करने में है. ठीक है, सो पुटिंग di by dt is equals to 2000 in previous equation. मैं लास्ट में एक बार रिवीजन करवा दूंगा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत लंबा सोल्यूशन है, तो हो सकता है कि बहुत कुछ पार्ट में कोई चीज़ छूट जाएगी तो आगे तक नहीं समझ में आएगी. तो ये पार्ट रिवाइज कर लेंगे अपन. ठीक है, चलिए, हमारा जो स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन आया था अभी यहाँ तक, ये वाला, इस जगह पे LHS पे अब आप 2000 पुट कर सकते हो. रिमेनिंग को सॉल्व कर लीजिए. C2 बाहर रहेगा, बाकी पूरा एक्सप्रेशन t इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कर लीजिए. चलिए, चलो, लिखने में कम समय लगेगा, जल्दी से इसको ले चलते हैं इसी एक्सप्रेशन को. तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2000 एंड दिस होल थिंग t इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे सॉल्व करना है ना, ये पूरा चीज. ठीक ठीक ठीक, t इक्वल्स टू 0 फॉर t इक्वल्स टू 0 cos 979.8 t होगा ना वो. दिस इज t. अगर वहां पे भी t छूटा हुआ है तो उसको सुधार लीजिएगा 1-2 पेज पीछे. t है यहाँ पे. ठीक है, बाकी ठीक. चलो, t इक्वल्स टू 0 पुट किए. cos 0 1, sin 0 0, माइनस e रेज टू द पावर 200 e रेज टू द पावर माइनस 200 t. ठीक है, उधर है C2. चलिए, बस आ गया क्वेश्चन सॉल्व. तो ठीक है, यहां से बचेगा मेरे पास u बाई v मैंने लगाया ना. ओ u बाई v है ना, तो यहां से आ जाएगा 979.8 इंटू cos 979.8 t. राइट, नाउ दिस विल बी राइट. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सुधार लीजिएगा. यहां पे आएगा 979.8 cos 979.8 t. तो cos 0 इक्वल टू 1 बच गया और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 979.8 बचा यहाँ पे. ठीक ठीक ठीक, अब सही है. सो e रेज टू द पावर माइनस 200 t दैट इज इक्वल टू 1 और ये बच गया 1, यानी 979.8 तो इधर से बच गया. ठीक, चलो देखते हैं. सो दिस विल बिकम 2000 इक्वल टू C2 इंटू 979.8 और ये हिस्सा पूरा 0 हो गया. वहाँ बचा e रेज टू द पावर माइनस 200t, वो भी 0 हो गया, मतलब वो भी 1 बचा वहाँ पे. ठीक है, तो 0 से आगे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी पूरा 0. बस इतना ही बच रहा है फिर तो. सो C2 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 979.8. दिस वैल्यू इज 2.041. ये आई फाइनली अब C1 की वैल्यू 2.041. इसको पुट कर दीजिए अपने फर्स्ट इक्वेशन में. बस अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. पुटिंग दिस वैल्यू
in the standard equation of करंट की जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसी में पुट करने जा रहे हैं। कहाँ पर थी भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन, कहाँ कैलकुलेट करके लाए थे? पिछले पेज में चलते हैं जरा, रूट आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन, ये देखिए यहाँ पे आया था ना करंट का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें पुट करना है हमको। एक्चुअल में यहीं पे हमारा आंसर हो जाता अगर हमको C1 C2 पता रहता तो। इसके आगे का जो भी मैंने कैलकुलेट करवाया है, यानी कि आगे 4 पेजेस जो लिखवाए हैं ना, वो खाली C1 C2, उसमें से भी C1 तो 0 है, खाली C2 फाइंड करने के लिए मेहनत है, ठीक है। बट ये समझिए कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 नंबर में, 14 मार्क्स में, 10 नंबर में या 7 नंबर में, सबसे कम 7 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस है 10 to 14 मार्क्स में ये एक सवाल अकेले इतना कवर करवा देगा आपका, ठीक है। तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन जो है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन बना के आप एक हैवी मार्क्स ले सकते हो, बस सही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आप C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं जरा इस वैल्यू में पुट करके आपको फाइनल आंसर सेंड कर देता हूं। तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन जब बन जाएगा तो यही टाइम टेकिंग सवाल आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी आई? 0, ठीक है। C2 कितना आया? 2.04। तो और I इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 200t 0 cos दिस वैल्यू। अब cos की ये वैल्यू कुछ भी आए, मल्टीप्लाई तो 0 से होना है, तो ये तो 0 हो गया, तो अंदर बचेगा आपके पास C2 की जगह पे 2.04 साइन 979.8 t एम्पियर्स, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। इस सवाल का यहीं पे कंप्लीशन होता है। तो क्या होता है ना, कई बार हमको क्वेश्चन स्टार्टिंग से एकदम बड़े दिखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा, छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसे आप छोड़ते जाओगे तो कितने क्वेश्चन छोड़ोगे, और एक क्वेश्चन अगर सही से सीख गए तो उसके जैसे 4 और क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपसे, ठीक। सवाल में शुरू से बताता हूं क्या हुआ। कैलकुलेशन पार्ट लंबा चला, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो, बट ऐसा नहीं रहेगा, आराम से आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां कहीं से शुरू हुआ ना ये वाला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोलता है, सबसे पहले तो सवाल समझ लीजिए क्या बोल रहा था। आपको बोला करंट ट्रांजिएंट है t0 प्लस पे सॉल्व करिए, ठीक है। इजी होना चाहिए था एक सवाल। हमको करंट ट्रांजिएंट या करंट का एक्सप्रेशन बनाने से पहले कंडीशन देखनी होती है कि भाई d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है कि स्मॉलर देन 0 है, ये समझना जरूरी था। इसी के हिसाब से मैंने कंडीशन भी आपको लिखवाया हुआ है कि सबके लिए जनरल सोल्यूशन में i का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, ठीक है। c e रेज टू द पावर अल्फा एक्स, C2 e रेज टू द पावर बीटा एक्स, ऐसा बनेगा या क्या बनेगा जो भी है। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया, बोला देखो भाई इनिशियली क्या सीन है यहाँ पे, इनिशियली यहाँ स्विच ओपन थी, ठीक है, एनर्जाइज कोई भी सेगमेंट नहीं हुआ है यहाँ से। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे KVL लगा देते हैं, KVL अप्लाई किया, हमको यहाँ से मिला 100 इज इक्वल टू 20i प्लस 0.5 di/dt प्लस 1/20 माइक्रोफैरेड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ idt, ठीक। ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन बन गया यहाँ से। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई किए, हम लोग बोले ठीक है इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt कर देते हैं, dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको सिंप्लीफाई किया ताकि हमारा वो इंटीग्रेशन का साइन हट जाए, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, ये एक्सप्रेशन मिला हमको। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से हायर ऑर्डर के टर्म को पहले फ्री करा लेते हैं, तो 0.05 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो मेरी एक्सप्रेशन जो है, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये आया, क्या आया? d स्क्वायर प्लस 400d, ये वाला d स्क्वायर प्लस 400d प्लस 10⁶ i दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे रूट्स फाइंड करने थे, चलिए रूट फाइंड करना शुरू कर देता हूं मैं। तो रूट्स d1 d2 अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जब मैंने बनाया तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आया, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर या ओमेगा नॉट वाली जो कंडीशन आई उसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ मेरा ओमेगा नॉट ग्रेटर देन अल्फा है,
अल्फा के कंडीशन के कंपैरिजन में ग्रेटर आया यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अगर ऐसा आया 10⁻6 है उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड खाली देख रहे हैं हम लोग, नेगेटिव साइन को नहीं, तो मैग्नीट्यूड को अगर मैं यहाँ पे खाली देखूं तो 10⁻6 वेरी मच ग्रेटर देन 200, ऐसा कुछ मुझको यहाँ से दिखता है, ठीक है। तो केस 2 की कंडीशन है जहाँ पे K2 मेरा नेगेटिव आएगा, आप अदरवाइज भी देख सकते हो कि ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, उस हिसाब से भी समझ सकते हो, ठीक। तो K2 मेरा क्या आ गया, नेगेटिव। रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे। रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास D1 का -α प्लस बीटा आई, और दूसरा बनेगा -α माइनस बीटा आई। बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले, यही एक्चुअली मेरा बीटा है जो डेरिवेशन कर रहे थे ना हम लोग, उसके हिसाब से, ठीक है। अंडर डैम्प्ड कंडीशन है, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझको। और जनरल सोल्यूशन या जनरल इक्वेशन जो है मेरा वो क्या आया, ये जनरल सोल्यूशन मुझे क्या मिला, I इज इक्वल्स टू e⁻⁻200t e⁻⁻ ax या अल्फा एक्स बोल सकते हो आप इसको, C1 cos बीटा t प्लस C2 sin बीटा t, ठीक। ये एक्सप्रेशन आ गया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यूज हैं C1 C2 वो नहीं पता हमको। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बोला t इक्वल्स टू 0 क्या होगा सर, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ 0 पुट कर दीजिए, इसी एक्सप्रेशन से आपका C1 आ गया 0। अब इस वैल्यू को जरा प्रीवियस इक्वेशन में पुट करिए। कौन सा प्रीवियस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। यहाँ 0 पुट कर दीजिएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू बस बचेगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने लिखा ऐसा, C1 को 0 पुट करने के बाद यहाँ से ही C2 फाइंड करना है। T क्या रखें हम लोग, तो हम लोग ये बोले कि ठीक है C2 के लिए काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt। डिफरेंशिएट किया तो u इंटू वी के फॉर्म में आया, e⁻⁻200t 979.8 cos 979.8t प्लस साइन दिस होल वैल्यू पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जहां जहां t है सब जगह 0 पुट कर दीजिए, तो cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, e⁻⁻200 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, विच हैज बिकम 1। तो 979.8 यहाँ से तो बचेगा, इस एक्सप्रेशन से ये पूरा 0 हो जाएगा। आगे मल्टीपल में चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा ही 0 होना है। तो एक चीज और हमको यहाँ से पता है कि LdI/dt यहाँ पे क्या है, 100 है। क्यों, क्योंकि VL0 माइनस 100 वोल्ट था, तो VL0 प्लस कितना होगा, ये भी 100 वोल्ट होगा, ठीक है। तो LdI/dt अगर 100 है तो di/dt कितना होगा, 100/L दैट इज 0.05। तो कुल मिला के हमको समझ में आ गया कि di/dt की वैल्यू 2000 है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। तो C2 निकाल सकते हो पिछले इक्वेशन से, वहां पे di/dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2000 पुट किया, ये रहा मेरा पूरा एक्सप्रेशन। राइट हैंड साइड से ये पूरा 0 तो वैसे भी हो गया, और ये वाला वैसे ही 1 हो गया, खाली C2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचा 979.8 इंटू 1 इंटू C2 इज इक्वल टू 2000। तो 2000 डिवाइडेड बाई 979.8, C2 की वैल्यू मिल गई। पहले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दिया, आ गया मेरा करंट का एक्सप्रेशन पूरा का पूरा, ठीक है। यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, और इतना ही टास्क था टोटल। अगर ये समझ में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल कई बार ना बहुत बड़े लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ। छोड़ने जाओगे तो कितने सारे क्वेश्चन छोड़ोगे, और एक सवाल छोड़ोगे ना तो मन में डर बैठ जाएगा उस टॉपिक से। आपको हमेशा एक घबराहट रहेगी कि पता नहीं इस टॉपिक के ऊपर कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मुझसे ना बने। लेकिन सारे बनाओगे ना आप, तो आपको पता रहेगा कि चाहे कुछ भी आ जाए यार, मुझसे तो सारे बनते ही हैं, मैंने तो सारे बना रखे हैं, आने तो जो क्वेश्चन आएगा सब देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। RLC सेकंड ऑर्डर चलता रहेगा आपके लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आने वाला है आने वाले लेक्चर्स में। सो मस्त तरीके से देखते जाएगा, ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस का बेस्ट से बेस्ट पोर्शन लेकर के आएगी। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।